हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित या यूँ कहें कि शास्त्र के एक विषय पर आज आपको कुछ बातों से अवगत कराऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विश्लेषण। यह टॉपिक आमतौर पर बीए पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। यह वीडियो हमने राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग की योजना ज्ञान दूत के द्वितीय चरण के रूप में बनाया है, जिसमें हम स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर यानी पीजी स्तर की कक्षाओं के लिए कुछ टॉपिक्स पर बताते हैं। आमतौर पर हमारे जो विषय से संबंधित वीडियो होते हैं वह रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और आपको अवगत कराए जाते हैं। इसके साथ साथ समय आने पर लाइव कक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह एक तरह से आपकी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम के रूप में है, ताकि आप अपने अध्ययन को और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा सकें। मैं आपको यह टॉपिक जो कराने वाला हूँ वह राजस्थान की कई विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष में अर्थशास्त्र के विषय में जो प्रथम पेपर है उसमें पढ़ाया जाता है, जैसे कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। इसके अलावा भी अन्य संबंधित विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के टॉपिक यूजी और पीजी कक्षाओं में आपको पढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप अपने कोर्स के साथ तो यह महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य परीक्षाओं से संबंधित भी यह जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। सबसे पहले उदाहरण के लिए मैंने ब्रज विश्वविद्यालय का एक सिलेबस आपके सामने दिखाया है, और इस तरह से आप भी अपने क्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है उससे संबंधित वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं उसके सिलेबस में उस बिंदु को ज़रूर देख लें। मैंने कोटा विश्वविद्यालय और अलवर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस को देखा है और उसमें यह टॉपिक लिखा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे कि सेक्शन बी जो है इसके अंदर ये टॉपिक आपको मिलता है, और जो मुख्य रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी है। तो जहाँ आज हम मिक्स इकोनॉमी की सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ विशेषताओं का ही प्रश्न बनता है, पर हम विषय की जानकारी को गंभीरता से लेने के उद्देश्य से आपको इस विषय को शुरू से या प्रारंभ से कहें या इसकी नींव से कहें आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमने अपने वीडियो को आमतौर पर सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है, ताकि प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं जो कि इस विषय को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं उनको आसान लग सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दकोश या डिक्शनरी में मिक्स इकोनॉमी की परिभाषा किस तरह से दी हुई है। ये मैंने सुविधा के लिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी यह जानकारी जुटाई है। इसका हम हिंदी अनुवाद भी आगे आपको बता देंगे। देखा जाए तो एन इकोनॉमी विद अ मिक्सचर ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी क्षेत्र और सरकार दोनों से संबंधित संस्थाएं होती हैं या आर्थिक गतिविधियां होती हैं। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म टेकिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि कुछ संस्थाएं जो होती हैं व्यक्तिगत या फर्म, वे अपने आर्थिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती हैं। कोऑर्डिनेटेड बाय मार्केट्स, तो मार्केट के सहयोग से उनको जो उचित लगता है जिसके लिए वे स्वतंत्र होती हैं। Others are carried out by organization under state ownership and control, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो सरकार के पूर्ण रूप से नियंत्रण में होती हैं, स्वामित्व में होती हैं और उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। With some degree of centralized decision making, यानी कुछ हद तक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से यह आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं।
जैसे कि आप भारत में रेलवे को देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को देख सकते हैं, यानी ऐसी कई सारी आर्थिक गतिविधियां हैं जो, जैसे आप इसरो को देखें, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, वह सीधे हमारे जो केंद्रीय सरकार होती है, सत्ता होती है, उससे नियंत्रित होती है। मोस्ट एक्चुअल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड in the sense of having substantial element of both forms of economic। आमतौर पे यह माना जाता है कि लगभग सभी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वह मिश्रित ही होती हैं। अब उनका झुकाव किस तरफ होता है, यह हम आगे वीडियोस में देखेंगे। इसको मैंने हिंदी में भी परिभाषा को लिखने का प्रयास किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हुई? यह राज्य और निजी संस्थाओं के मिश्रण वाली अर्थव्यवस्था होती है। कुछ आर्थिक गतिविधियां व्यक्तिगत स्तर या फर्मों द्वारा स्वतंत्र आर्थिक निर्णय पर आधारित होती हैं, जबकि अन्य आर्थिक गतिविधियां सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा की जाती हैं, जिससे कुछ सीमा तक केंद्रीकृत निर्णय प्रणाली होती है। वास्तव में कुछ सीमा तक अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित ही होती हैं एवं उनमें राजकीय और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का समावेश होता है। अब हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है या विचार है, इसकी प्रारंभ कैसे हुई। तो हम दो बातों को यहाँ पे महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जेएम कीन्स रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री रहे। समष्टि अर्थशास्त्र का कहें तो आधार ही उनकी वजह से माना जाता है। इसमें आप देखिए, ये कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। कीन्स सुझाव देते हैं कि सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन और वितरण शुरू किया है, जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया। इन उत्पादों का लक्ष्य सभी लोगों को न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसे उन्होंने सोशल सेक्टर का नाम दिया। इससे पहले इन्हें प्राइवेट गुड्स के नाम पर लोगों को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था। बाजार अर्थव्यवस्था की सीमाओं पर केन्स ने सवाल उठाते हुए कहा और सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल देना जरूरी होता है। कीन्स ने बताया कि सरकारी खर्च को बढ़ाने से, विवेकाधीन मौद्रिक नीति अपनाने से और उत्पाद और सेवाओं की मांग को मजबूत करना चाहिए, और ऐसा करने से हम मंदी से बच सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर जो कीन्स थे, उन्होंने भी सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक माना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑस्कर लैंग नाम के एक अर्थशास्त्री और ब्यूरोक्रेट हुए, जो पोलैंड के थे। ये 1904 से और 1965 तक इनका जीवन का। ये कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को कुछ कदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने चाहिए। उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज़ों की प्रशंसा के साथ उसमें पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद या मार्केट सोशलिज्म की तरफ अग्रसर होने की सलाह दी। इसी दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। सोवियत संघ में ग्लाइस्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक विचारों को भी अपनाया गया, जिसका अर्थ खुलापन और पुनर्संरचना से। इस तरह हम देखते हैं कि 1900 दशक के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यवहारिक तौर पर न तो पूर्णतः पूंजीवादी रह गई और न ही समाजवादी। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है, या कहें कि इस विषय के बारे में जो जानकारी है, वह बहुत आवश्यक हो जाती है। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य या लाभ क्या होता है। पहला उद्देश्य किसी भी अर्थव्यवस्था का जो होना चाहिए, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है
कि आर्थिक विकास की गति को तेज करना, देश में रहने वाले लोगों को ऐसे संसाधन, ऐसे माहौल उपलब्ध कराना कि देश में आर्थिक गति हो सके। दूसरा, उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता व मजदूरों के हितों की रक्षा करना, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं और मजदूरों को पर्याप्त हस्तक्षेप के माध्यम से उनके हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं। तीसरे, देश में आर्थिक असमानता उत्पन्न नहीं हो जाए, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रयास करती है और विभिन्न माध्यम से ऐसे हस्तक्षेप करती है जिससे आर्थिक समानता स्थापित होने की ओर प्रयास किए जा सके। चौथे, एकाधिकार व निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाती। सरकार इस तरह की राजकोषीय या कहें कर नीति लाती है या सब्सिडी के माध्यम से इस तरह के प्रयास करती है या कहें प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के माध्यम से या कंपटीशन कमीशन के माध्यम से ऐसे प्रयास करती है कि आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सके और किसी खास वर्ग या व्यक्ति के पास संपत्ति का केंद्रीकरण रोका जा सके। अगले, निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के तालमेल से मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। यानी ऐसे कहें कि जो निजी क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, उनके कार्यों को सही रूप से संचालित करने के लिए, एक दिशा देने के लिए सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और इस तरह आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की रचना को ही आगे बढ़ाता है। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यदि किसी देश में विद्यमान होती है तो वहाँ पर हमको किस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पहला, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों वहाँ पर हमें दिखाई देंगे, उनका सहअस्तित्व होगा। दूसरे, योजनात्मक अर्थव्यवस्था व सरकारी नियंत्रण, यानी सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से संपूर्ण देश की आर्थिक नीतियों को दिशा देने का प्रयास करेगी और उन पर सरकारी नियंत्रण हो सकेगा। वह निजी क्षेत्र को दिशा देगी और निजी क्षेत्र अपने व्यक्तिगत निर्णयों का, अपने आर्थिक योजनाओं का सरकार की नीतियों के अनुरूप क्रियान्वयन कर सकेंगे। निजी संपत्ति पर पूर्णतया नियंत्रण नहीं होगा। निजी व्यक्ति अपनी संपत्ति का सृजन कर सकेंगे, अपनी इच्छा अनुसार वैधानिक नियमों के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे, स्वयं अपनी आर्थिक विकास के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे और इन सब के बीच में भी सरकार यह प्रयास करेगी कि आर्थिक समानता की ओर आगे बढ़ा जाए। लाभ का उद्देश्य व्यक्ति का रहेगा, उस पर प्रतिबंध पूर्णतया नहीं लगाया जाएगा। उद्योगपतियों को अपने स्तर पर लाभ कमाने की कुछ सीमा तक स्वतंत्रता होगी। साथ ही यह ध्यान रखा जाएगा कि समाज का शोषण ना हो, एक सीमा तक ही व्यक्तियों को लाभ कमाने की अनुमति दी जा सके। एकाधिकार पर नियंत्रण का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। कीमत संयंत्र या आदेशों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का संचालन, यानी ऐसा कह सकते हैं कि कीमत नीति बनाकर, राशनिंग की व्यवस्था करके, अलग अलग क्षेत्रों की प्राथमिकताएं बनाकर सरकार इस तरह का प्रयास करेगी कि आर्थिक नियमों का उचित प्रकार से संचालन हो सके और किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक शोषण अर्थव्यवस्था में ना हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था के हम कुछ गुण देख लेते हैं। आमतौर पर अर्थव्यवस्था के सभी घटकों, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फर्म हो, पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना होती है। बार बार मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो जोर दिया जाता है वह इस बात पर दिया जाता है कि आर्थिक असमानता, जो कि पूंजीवाद का एक प्रमुख दोष होता है, उससे बचा जा सके। यानी कि अधिकांश प्रयास इस ओर किए जाएं कि सभी लोगों को आर्थिक समानता की ओर अग्रसित किया जा सके, उत्पादन साधनों का श्रेष्ठ उपयोग हो सके, एक योजनाबद्ध तरीके से देश का आर्थिक विकास हो सके, साथ ही निजी संपत्ति
लाभ का उद्देश्य और मूल्य तंत्र के जो तत्व होते हैं वे मिश्रित अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहते हैं। और इस सारी प्रक्रियाओं से सरकार और समाज यह प्रयास करता है कि सभी लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ दोषों की तरफ यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कुशल क्रियान्वयन कठिन होता है। आमतौर पे निजी क्षेत्र का यह दबाव रहता है कि उनके जो लाभ हैं उन पर कुठाराघात ना हो, जिस तरह से वे प्रतियोगिता के माहौल में भाग लेकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्पादन करते हैं और लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ सरकार का यह लक्ष्य होता है कि समाज के गरीब और शोषित वर्ग का आर्थिक शोषण ना हो, उन्हें पर्याप्त मजदूरी मिले। तो इस प्रकार अलग अलग जो नियम समाज के विभिन्न आर्थिक घटकों में कई बार विरोधाभास की स्थिति लेते हैं और उनके क्रियान्वयन में सरकार को और नियामक एजेंसीज को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के कठिनाइयों में माना जाता है। उदाहरण के तौर पर विगत कुछ वर्षों में यदि हम भारत का उदाहरण लें, जब पहली बार निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की एलपीजी नीति 1991 के दौर में आई तो विभिन्न परंपरागत व्यक्तियों ने उनका विरोध किया और कहा कि इस तरह से देश के उद्योगों का नुकसान होगा, देश की जो परंपरागत जो उद्यमी हैं उनके आर्थिक हितों को चोट पहुंचेगी। सरकार यदि विश्व के लिए भारत की सीमाओं के द्वार व्यापार के लिए खोलती है तो इससे भारत के जो उद्योगपति हैं उनका नुकसान होगा। लेकिन कालांतर में यह जो आशंकाएं थी वह थोड़ी थोड़ी कम होती गईं और आज में देश में लगभग एक के बाद एक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति को धीरे धीरे आगे ही बढ़ाया है। कालांतर में आज देखा जाए तो लगभग एलपीजी की नीति को 30 साल से ऊपर हो गए हैं और हम यह देखते हैं कि इससे मोटे तौर पर देश की आर्थिक संरचना को लाभ ही हुआ है। दूसरी ओर देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक दोषारोपण यह किया जाता है कि इसमें अस्थिरता आर्थिक नीतियों में होती है। जैसे समाजवाद और पूंजीवाद की यदि हम आर्थिक नीतियों को देखें तो उनमें दीर्घकालिक स्थिरता का अभाव होता है और सरकार के जो स्टैंड हैं या सरकार की किसी आर्थिक नीति के बारे में जो सोच है आमतौर पे उस पे में बदलाव बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर आर्थिक नीतियों में झुकाव बदलता रहता है। कुछ समय तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का असर हावी होने पर जब आर्थिक शोषण और समाज के कमज़ोर वर्गों में निराशा आने लगती है तो सरकार विभिन्न माध्यमों से समाज के वंचित वर्ग को यह प्रयास संदेश देने का प्रयास करती है कि समाजवादी नीतियों की ओर से हमने मुंह नहीं मोड़ा है। भारत के संविधान में भी इस तरह के बातों का उल्लेख मिलता है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की बातें मिलती है ताकि समाज में संतुलन की ओर बढ़ा जा सके। यहाँ अन्य बिंदु हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रभाव से आर्थिक सुधारों की समझौतावादी प्रकृति होती है। हम 3 प्रमुख उदाहरणों से अपनी बात को विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। जब हमने नागरिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा का समझौता सन 2005 के पास अमेरिका के साथ किया तो सरकार का समर्थन करने वाले एक प्रमुख वर्ग ने सरकार से इस बात पर अपना समर्थन वापस ले लिया कि हम अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के साथ इस तरह का दीर्घकालिक समझौता नहीं करेंगे।
परंतु सरकार ने अपनी दृढ़ता से समझौते को आगे बढ़ाया और उसके कालांतर में देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक लाभ हुए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में जब एक सरकार ने प्रयास किए तो मुआवजे को लेकर और किसानों के हित को लेकर सरकार को जब अनेक वर्गों से विरोध के पत्र प्राप्त हुए और समाज में यह बात निकली कि इससे किसानों के हितों को कुठाराघात होने की संभावना है, तो सरकार ने अपने कदम वापस लिए। भूमि सुधार कानून में भूमि अधिग्रहण कानून में एक पर्याप्त सुधार किया और वह कानून एक नए रूप में आगे बढ़ने के लिए ला और तात्कालिक रूप से वह भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया गया था। आगे देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कुछ कृषि कानून लागू किए गए, उन्हें संसद से पास करवाया गया, परंतु वे धरातल पर लागू होने के लिए जब आते उससे पहले देश के विभिन्न किसान संगठनों ने उसके बारे में अपनी राय रखी और एक अहिंसात्मक रूप से दीर्घकालिक आंदोलन चलाकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी और सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। जबकि सरकार का यह कहना था कि यह हम कानून जो लाए हैं इनसे दीर्घकालिक कृषि क्षेत्र में सुधार संभव होंगे। इन तीन उदाहरणों के माध्यम से हमने यह जानने की कोशिश की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की बात का पर्याप्त महत्व होता है और सरकार को एक तानाशाही रूप में अपने कदम या एक दीर्घकालिक एकात्मक विचार वाली नीति पे आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। यह आर्थिक रूप से भले ही कमज़ोर पक्ष माना जाए, परंतु सामाजिक रूप से और दीर्घकालिक राष्ट्रीय संतुलन के लिए आवश्यक होता है कि आर्थिक नीतियां आम लोगों की आम सहमति से या रजामंदी के माध्यम से ही आगे बढ़ा जाए। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां एक ओर सभी लोगों के आर्थिक हितों के संतुलन का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर समाज में वैचारिक संतुलन को आगे बढ़ाते हुए ही एक संभली हुई नीति के तहत ही प्रगति का पक्ष रखती है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति होने की संभावना भी विद्यमान रहती है, क्योंकि वह सरकार और समाज दोनों के बीच में वैचारिक तालमेल स्थापित होकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। अन्य पक्षों में यह माना जाता है कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद के अच्छे पक्षों को लाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी कुछ दुर्गुण इन अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। और आर्थिक हितों पर या कानूनों पर जब एक संभल कर कदम रखने की बात आती है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कई बार ढुलमुल या लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में समझ लिया जाता है और दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में एक मजबूती पक्ष नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि सरकारें कई बार जनता के दबाव में या परिस्थितियों के अनुसार अपनी दीर्घकालिक नीतियों में परिवर्तन ला सकती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोनों प्रकारों में हम यदि भेद देखने की कोशिश करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार के लक्षणों वाली हो सकती हैं। कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें पूंजीवादी प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम का प्रमुख स्थान होगा, व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा को काम करने दिया जाएगा, सरकार कुछ रूप से आर्थिक जीवन में भाग लेगी और उत्पादन, वितरण, विनिमय, सार्वजनिक राजस्व आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को निरंतर रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगी और सरकारी नीतियों का जो प्रभाव होगा वह राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा। दूसरी हम देखें कि जो समाजवादी गुणों की जो प्रभाव वाली व्यवस्था होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था,
उसमें उत्पादन के साधनों के सामाजिकरण पर अधिक बल दिया जाएगा। उत्पादन के साधन समाज की संपत्ति माने जाएंगे, न कि व्यक्तिगत संपत्ति। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं के लिए देशव्यापी सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रणाली में निजी उद्यमों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता है और उनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। लोगों को रोजगार देने, व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, शिक्षा का विकास करने, धन आय तथा अवसर की असमानता को कम करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास करती है और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं उनकी प्रमुखता होती है, जबकि निजी क्षेत्र को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाता है और निजी क्षेत्र को भी कुछ सीमा तक आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। भारत की ओर देखें, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की भी प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्हें नवरत्न कंपनियां भी कहते हैं। हालांकि वर्तमान दौर में विनिवेशीकरण की व्यवस्था आने कर कुछ बड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने का प्रयास करती है, परंतु फिर भी भारत में अधिकांश मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र की संरचनाएं बनी हुई हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, दूसरे नंबर पर देखते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक सहयोगी रूप से उस क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे कि आप शिक्षा का क्षेत्र देखें तो आपको निजी स्कूल भी मिलेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी विद्यालय भी मिलेंगे। इसी तरह चिकित्सालय में भी क्षेत्र में भी आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको सरकारी और निजी दोनों तरह के क्षेत्र मिल जाएंगे। अब तो आप यह भी प्रगति के दौर में देख सकते हैं कि रक्षा जैसे क्षेत्र में भी कुछ कार्य निजी क्षेत्र को दे दिए गए हैं और भारत की रक्षा संबंधी मामलों में भी निजी क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में सहयोग करता है। पूर्णतया निजी क्षेत्र भी हमारे यहाँ विद्यमान है, जिसमें आमतौर पर आप देखेंगे कि सरकारी जो क्षेत्र है उसका प्रभाव लगभग नगण्य होगा। जैसे कि वस्तुओं को भेजने या पत्रों को भेजने की जो डाक विभाग की व्यवस्था थी, आज वह कुरियर और डिलीवरी बॉय का एक क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो गया है। जो ऑनलाइन कंपनियां जो वस्तुओं को घरों तक पहुंचाती हैं, वह अब निजी क्षेत्र के माध्यम से होने लग गया है, या यूं कहें अधिकांश होने लग गया है। चाहे वह खाने का सामान पहुंचाना हो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो के माध्यम से, या अलग अलग कुरियर कंपनियां हों जैसे ब्लू डार्ट है, DTDC है। तो इस तरह के जो कार्य हैं जो एक समय पे बिल्कुल पूर्णतः सरकार के माध्यम से ही किए जाते और एक परंपरागत डाकिया साइकिल के माध्यम से गांव-गांव में दूर दूर तक चिट्ठियाँ पहुंचाता था, वह अब कम देखने को मिलता है। सरकारी पत्र व्यवहारी मूलतः पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र पूर्णतया सक्रिय होने लग गया है। कुछ सहकारी क्षेत्र का भी अस्तित्व हमारे यहाँ है, जिसको हम अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। ग्रामीण साख व्यवस्था में एक बड़ी भागीदारी कृषि ऋण को लेकर सहकारी क्षेत्र की पाई जाती है। इस प्रकार हम भारत में अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के समन्वय वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की कई विशेषताएं आपको नज़र आ जाएंगी, जैसे कि कई प्रकार के नियंत्रण हैं। कीमत नीतियों के माध्यम से सरकार अलग अलग समय पर टैक्स को कम ज़्यादा करके, करों के परिवर्तन करके मूल्य तंत्र का प्रयोग करती है। भूमि सुधार के लिए सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है। सहकारिता का क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य हमने प्रारंभ में लिया। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, चाहे वो लोहा का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में IIT हो, या संचार के क्षेत्र या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स हो, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। फिर भी हम धीरे धीरे आज विनिवेशीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, और चाहे रेलवे में विनिवेशीकरण हो या बैंकों में विनिवेश की बात की जा रही हो,
या LIC या इंश्योरेंस क्षेत्र में इस तरह की बात की जा रही हो, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह प्रमुख लक्षण है कि समय के साथ अर्थव्यवस्था में निजी और समाजवादी गुणों का मिश्रण होता रहता है। निजी क्षेत्र के नियंत्रण पर बल दिए विनिमयन की या उसके रेगुलराइजेशन की कोशिश की जाती है। संयुक्त क्षेत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष में कुछ कार्य सरकार करे और उसमें कुछ कार्य अलग अलग टेंडर या निविदा या सहयोग के माध्यम से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी क्षेत्र से करवाया जाए। व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है। वस्तुओं का या सेवाओं का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण भी होता है, या जो राष्ट्रीयकृत जो सेवाएं हैं उनको निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाता है। एक प्रगतिशील कर व्यवस्था वर्तमान में योजना काल में भारत में देखने को मिली है, और निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण का जो एक बढ़ता हुआ प्रभाव है वह भारत की अर्थव्यवस्था में हमें परिलक्षित होता है। आपकी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैंने यहाँ संदर्भ के रूप में 3 पुस्तकों को बताया है, जिसमें आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ जो पुस्तक है वह आमतौर पर टेक्स्ट बुक के रूप में अलग अलग विश्वविद्यालय क्षेत्रों में चलती है। यह पुस्तक RVD प्रकाशन की है और प्रमुखतः आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। अगली 2 किताबें भारतीय अर्थव्यवस्था में गौरव दत्त व शनि महाजन S चांद पब्लिशर की है। यह पुस्तक आपको MH के या स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने को मिलती है और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक पूरा पाठ आपको मिल जाता है। यह MA के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे वो RAS हो या IAS हो, उसमें अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इसको प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। नवीनतम जानकारियों के लिए, नए मुद्दों को संबद्ध करने के लिए जो अभी कुछ समय में RAS या IAS की परीक्षा देने वाले हैं, वह विद्यार्थी रमेश सिंह की पुस्तक टाटा मैग्रो हिल प्रकाशन से भी पढ़ते हैं। मेरा इन पुस्तकों को यहाँ बताने का यह तात्पर्य था कि मैंने जो जानकारी अलग अलग माध्यमों से जुटाई है, जिसमें से मैंने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से भी परिभाषा ली है, वह आप सभी विद्यार्थियों को जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करने के माध्यम से की है। आप विद्यार्थी अपने पुस्तकालय में इस विषय से संबंधित और पुस्तकों का भी अध्ययन करके अपनी इस क्षेत्र में अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित एक फाउंडेशन जानकारी मैं दे सकूं, और अगले वीडियोस में हम किसी और विषय पर इसी तरह की फाउंडेशन जानकारियों को चर्चा में लाएंगे, ताकि आपको ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ कोरोना काल में जब आप ऑनलाइन कक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप दोनों माध्यमों से अपने ज्ञान को मजबूत बना सकें। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। साथ ही मैं कॉलेज शिक्षा विभाग के ज्ञानदूत कार्यक्रम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन माध्यम से हम सिर्फ अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में रुचि रखने वाले सभी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, जो रेगुलर पढ़ाई में नहीं जा रहे हैं, वह भी इस वीडियो तक अपनी पहुंच बड़ी आसानी से निःशुल्क बना सकते हैं। और ऐसा कहें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमने जानकारी ली है, उससे संबंधित एक बात यहाँ पे भी लागू हुई कि एक सरकारी शिक्षक होने के नाते के अलावा मेरी जो संसाधन की पहुँच है वह निजी क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी मिल पा रही है, और मेरे अनुसार यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उचित उदाहरण रहेगा। एक बार आपको पुनः धन्यवाद।